हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे जीएस दृष्टि घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति की पुस्तक के बारे में। खासकर इसमें सामान्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। तो आज के उसी के नेक्स्ट सीरीज में हम इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का संपूर्ण एक ही वीडियो में सारे जितना भी इस बुक में दिया गया है वो सारा कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका जो है इम्पोर्टेंस जो है मिल पाएगा, फ़ायदा। और इसके पहले जो है इसका 2 पार्ट फिजिक्स और बायोलॉजी का वो हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के चैनल पेज पर जाइएगा, वहां पर आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के जो है वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी देखिएगा साथ में। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, और इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक शार्ट नोट है जो कि चित्रात्मक रूप से घटना चक्र वालों ने निकाला है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इसमें दी हुई हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में जाना तो आप लोग उसके लिए बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बुक पढ़ी होगी डिटेल वाली, वो उनको इसको ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना की बात करें तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। आकार की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और अन्य परमाणु की बात करें तो उसकी त्रिज्या जो है 0.7 एंगस्ट्राम से 2.5 एंगस्ट्राम तक, और हाइड्रोजन का जबकि 0.28 एंगस्ट्राम इसकी त्रिज्या होती है। तो सबसे छोटा जो हाइड्रोजन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करें सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता है 1.008 AMU के बराबर, और अन्य परमाणु का द्रव्यमान जो है 2 से लेकर 260 AMU तक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो संकेतात्मक की बात करें तो 1H1 के रूप में डिनोट करते हैं, और इसकी खोजकर्ता थे हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने 1766 में इस हाइड्रोजन को खोजा था, और इसका नामकरण जो है लेवासिए द्वारा रखा गया था। दोनों नामों का आपको याद रखना है। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना जो है वो मूल कणों से निर्मित है। ठीक है, सब एटॉमिक जिसे कहते हैं। अब उसमें 2 टाइप के मूल कण हैं, एक है स्थायी मूल कण और एक है अस्थायी मूल कण। ठीक है, तो स्थायी मूल कण में जो है इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, और अस्थायी मूल कण में पॉजिट्रॉन आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है, मेसॉन आता है, न्यूट्रिनो आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके खोजकर्ता जो थे उनका नाम था जे जे थॉमसन। ठीक है, जिन्होंने 1897 ईस्वी में खोजा था, और इसका द्रव्यमान जो है परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऋण आवेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और ये माइनस में होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान होता है वो 9.11 × 10⁻31 द्रव्यमान यानी किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम था ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने खोजा था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है 1920 भी दिया जाता है, जो कि कुछ किताबों में खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, गोल्डस्टीन को कुछ किताबों में खोजकर्ता को माना गया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी की बात करें तो रदरफोर्ड ने दिया था। तो दोनों नामों को आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन में आएगा वो लगा सकते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और विशेषता की बात करें तो ये जो है प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अब अगला जो है वो बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो है उसके खोजकर्ता थे चैडविक। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था,
और जेम्स चैडविक उनका पूरा नाम था, 1932 में खोजा था। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियन बनाते हैं। ठीक, इसकी विशेषता है ये विद्युत उदासीन कण है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स ये आता है। इसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे हम परमाणु संरचना देखेंगे तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये जो है ये परमाणु कक्ष इसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन जो होता है, न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है। आगे हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका प्रतीक जो है, प्रतीक चिन्ह इसे Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व का। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो स्थिर होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या का, मास नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है ए से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कुल मिलाकर ये बनता है द्रव्यमान संख्या। विशेषताएं की बात करें तो किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार के होता है। आगे हम बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये, इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है इनका। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे Na+, Mg++, F-, O-, एवं Ne में प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये जो है इस तरीके से कहलाएंगे ये सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक इंग्लिश में कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। ठीक है, यानी कि जिन तत्व का समान परमाणु क्रमांक हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाएंगे। किसी तत्व के समस्थानिकों में जो है प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी परिभाषा है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन में है 1H1, 1H2 और 1H3। ये तीनों हाइड्रोजन का ही है। एक 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से इसके देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो सेम है, 1 ही है तीनों का, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ये पहले का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन के परमाणु समस्थानिक हुए। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो O8O16 है, 8O17 है और 8O18 है। ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। ठीक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो इस तरीके से समस्थानिक होते हैं। अब बात हम करेंगे समभारिक की, यानी कि आइसोबार्स की। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके समान परमाणु द्रव्यमान परंतु परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जो होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, समभारिक में परमाणु क्रमांक जो होता है इनका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण की बात करें तो 1H3 और 2He3। ठीक है, अब ये दोनों तत्व जो हैं ये समभारिक है क्योंकि इनका जो है 3 और 3 परमाणु भार जो है बराबर है, जबकि परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग है, इसलिए ये समभारिक कहलाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे समन्यूट्रॉनिक्स की। समन्यूट्रॉनिक को आइसोटोन्स कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें जो है समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो देखिए 14Si13, 15P31 और 16S32 ये 3 जो हो गए ये समन्यूट्रॉनिक होंगे।
और 1H3 और 2He4 ये दोनों जो है एक दूसरे के सब न्यूट्रॉनिक है। और 6C13 और 7N14 ये तो दोनों जो है एक दूसरे के सब न्यूट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इनके जो है न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे के समान हैं, यानी कि सेम न्यूट्रॉन वाले ये तत्व हैं। आगे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिवता की। तो रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं उन्हें कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। परिभाषा की बात करें तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण होता है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है नाभिकीय प्रक्रिया ना कि रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है वो नाभिकीय प्रक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है। भारी नाभिकों में पाए जाने वाला ये गुण होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक 83 के आगे जितने भी नाभिक हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता थे सर्वप्रथम बेकुरल द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है, बेकुरल ने खोजा था। मैरी क्यूरी द्वारा जो है थोरियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। मैरी क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की थी। ठीक है, मैरी क्यूरी द्वारा 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड, ठीक है, ये यूरेनियम अयस्क है जो पिच ब्लेंड है U3O8 से यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। तो इसके बाद वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व हैं रेडान, प्रोटो एक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांसियम ये इतने तत्व जो हैं वे भी जल्द ही खोजे गए हैं। ठीक है, अब किरणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा किरणें की बात करेंगे। अल्फा किरण की बात करते हैं तो अल्फा किरण की भेदन क्षमता की बात करें तो ये जो है 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर का भेदन कर सकती है। ठीक है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो धनावेशित होती है, यानी कि इसका द्रव्यमान जो होता है 4 AMU के बराबर होता है। प्रतीक की बात करें तो ये 2He4 या 2α4 इसको डिनोट किया जाता है। इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग का इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर एक कैसी प्रभाव डालती है तो प्लेट को काला कर देती है। ठीक है, और इसकी आयनीकरण क्षमता की बात करें तो ये बीटा किरणों से 100 गुना और गामा किरणों से 10,000 गुना आयनीकरण इसकी क्षमता होती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर ये विक्षेपण करती है, चुंबकीय क्षेत्र में भी ये विक्षेपण करती है। तो ये हुआ अल्फा किरणों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बीटा किरणों के बीटा किरणों के जो है बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए इसकी प्रकृति जो होती है ये ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित कणों से निर्मित होती है। 1 इकाई ऋणावेश होता है। द्रव्यमान इसका होता है 0.000548 AMU। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है 1 बीटा 0 या फिर 1E0। वेग जो होता है इसका प्रकाश के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बीटा किरणों का वेग प्रकाश के समान होता है। भेदन क्षमता की बात करें तो 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर ये भेद सकती है। आयनीकरण क्षमता की बात करें तो अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव क्या होता है तो ये अल्फा किरणों की अपेक्षा प्लेट को कम काला करती है। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपण होती है यानी मुड़ती है, और चुंबकीय क्षेत्र में भी इसका विक्षेपण होता है। अब बात हम करेंगे गामा किरणों के बारे में। गामा किरण की जो प्रकृति होती है वो होती है विद्युत उदासीन, यानी पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। वेग इसका जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है गामा किरण का। गामा किरण की भेदन क्षमता की बात करें तो 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर ये भेद सकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा तीनों किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। ठीक है, आयनीकरण क्षमता की बात करें तो अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना अधिक होती है, बीटा किरणों से 1/100 गुना अधिक होती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है तो ये अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव क्या होता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसे उदासीन किरण भी कहा जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन है? तो अंटोइन हेनरी बेकुरल 1896 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, फिजिकल चेंज की। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा की बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है। लेकिन इसका रिवर्सिबल संभव है। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो बर्फ़ को गर्म किया जाना, जल को गर्म करना, ये देखिए ये दोनों उदाहरण जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है। अस्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। अब इसके बाद हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा जो है इसका ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। और इसका अस्थायी परिवर्तन होता है, जैसे कि कागज़ का जलना। कागज़ देखिए जला देंगे तो दोबारा फिर कागज़ नहीं बनेगा उससे। ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जो जंग लग जाता है फिर दोबारा उससे लोहा नहीं बनता है। दूध से दही का जमना, दूध से दही का जम जाता है। जब दही जम जाए तो उससे दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं। भोजन का पकना, भोजन एक बार पक जाने के बाद फिर उसको हम भोजन को कच्चा नहीं कर सकते। तो ये सारी हो गई रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब हम बात करेंगे विलयन के बारे में। विलयन यानी कि सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो कहलाता है विलयन। समांगी मतलब होमोजीनियस यानी एक ही प्रकार के हों, तो इनको दोनों को मिलाने पर जो विलयन जो प्राप्त होगा उसे हम उस मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसकी हम प्रकार देखेंगे। तो प्रकार में आता है सबसे पहला संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ऐसी अवस्था जब विलयन में विलेय घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर हम एक बर्तन में कुछ पानी लेते हैं थोड़ा और इसमें हम चीनी मिलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चीनी मिलाते एक अवस्था ऐसा आएगा जब आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो चीनी नहीं घुलेगी, उसमें वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है। तो वो अवस्था कहलाएगी संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है इसका असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा होती है विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि पानी है, पानी में जो चीनी मिलाया तो थोड़ा चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर इसके बाद मिला तो देंगे लेकिन वो पानी ही रहेगा। अगर फिर उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे तो फिर जो है उसमें घुल जाएगा, तो वो अवस्था जो कहलाएगी वो असंतृप्त विलयन होगी। एक होता है अति संतृप्त विलयन यानी ओवर सैचुरेटेड विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। एक होता है तन विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। और एक होता है सांद्र विलयन यानी कि विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया प्रकार। अब हम देखेंगे इसकी विलेयता यानी सोल्युबिलिटी देखेंगे। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है। विलेयता विलयन के ताप, विलेय तथा विलायक की प्रकृति तथा विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अब हम आगे बात करेंगे घटक में जाएंगे। विलेय और विलायक 2 प्रकार के। विलायक जो होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो है परिभाषा है विलयन के किसी घटक की मूल भौतिक अवस्था जो है विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं यानी सॉल्वेंट कहा जाता है। और दूसरा होता है सोल्यूट यानी कि विलेय। विलयन में विलीन पदार्थ को विलेय कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे परिभाषा। तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है उसे परासरण कहते हैं। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार जाने देती, परंतु विलेय यानी कि सॉल्यूट के अणुओं को नहीं आने देती, तो वो होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। पाश्चराइजेशन संबंधित है, तो पाश्चराइजेशन जो है दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अकार्बनिक रसायन के बारे में। तो सबसे पहले हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे आवर्त सारणी की। ठीक है। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का सर्वप्रथम विकास वैज्ञानिक जो विकास किया था उनका नाम था देमेत्री मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास जो है हेनरी मोजले द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त का नियम जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म तथा उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्तता के नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन किया गया था। ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम जो था वो तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरा और चौथा समूह का ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है उभयधर्मी है, बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? तो लगभग 118 है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट जो है कार्बन की है। ठीक है। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क, इनके जो है गुणधर्म व उपयोग। ठीक है। तो तत्व की बात सर्वप्रथम करते हैं। इसके परिभाषा की बात करें तत्व का, तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उन्हें भौतिक रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें तत्व कहते हैं। प्रमुख स्रोत की बात करें तो भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। और प्रकार की बात करें तो ये धातुएं, अधातुएं और उपधातु यानी 3 प्रकार की होती हैं। और उपधातु में धातु प्लस अधातु मिलकर उपधातु बनती हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार जो है तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे, धातुओं की बात करेंगे। ठीक है। तो धातुओं में जो है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है एल्युमिनियम। ठीक है। प्रकृति में प्राप्त 2 प्रकार की धातु हैं, एक है मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में तत्व रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण की बात करें तो कम सक्रिय धातुएं जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। और संयुक्त अवस्था में जो है यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं और ये धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम आदि। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे धातुओं की अपेक्षिक अवक्रियाशीलता। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, लेड, कॉपर, पारा, चांदी और स्वर्ण। ठीक है। ये जो है ये एक क्रम है जो कि सर्वाधिक अपक्रियाशील है। सब ये इधर इस साइड है सर्वाधिक अपक्रियाशील और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे इनका क्रम जो है घटता जाएगा अपक्रियाशीलता में। ठीक है। और सबसे कम अपक्रियाशील जो है वो Au है, स्वर्ण है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्रम याद रखना है। ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील, इसके बाद सोडियम, उससे पोटेशियम से कम अपक्रियाशील, फिर कैल्शियम सोडियम से कम अपक्रियाशील, इसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जस्ता, फिर लोहा, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी। बस सबसे कम अपक्रियाशीलता है स्वर्ण की। ठीक है। स्वर्ण की यानी कि Au की यानी कि सोना की। ठीक है। अब धातुओं के बारे में देखेंगे तो इसमें खनिज की बात करें तो धातु एवं उनके यौगी जो पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सोडियम खनिज के अयस्क।
तो सोडियम खनिज के अयस्कों की बात करें तो देखिए इतने टाइप के अयस्क पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रोना की बात करेंगे। ट्रोना का फार्मूला होता है Na3HCO3 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, ठीक है। दूसरा होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NaCl, ये भी एक अयस्क है सोडियम का। इसके बाद चिली सोरा होता है जो कि इसका फार्मूला होता है NaNO3। इसके बाद क्रायोलाइट होता है जो कि Na का अयस्क होता है Na3AlF6, ठीक है। इसके बाद ग्लोबराइट होता है जो कि Na का क्या कहते हैं इसका अयस्क होता है, जो कि इसका फार्मूला होता है Na2CaSO4 का होल ट्वाइस। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट है बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है ये भी Na का अयस्क होता है, इसका फार्मूला होता है Na2BU4O7 इंटू 10H2O। तो ये हो गया सोडियम के अयस्क, जो कि इसमें से कोई एक पूछ लेगा तो आप लोग को सभी याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पोटेशियम के खनिज की, ठीक है, या अयस्क की। तो पोटेशियम का अयस्क जो है वो है सिल्वाइन। सिल्वाइन का फार्मूला होता है KCl, ठीक है। और एक है कार्नेलाइट, या फिर इसका फार्मूला देख लेते हैं कार्नेलाइट का। तो KClMgCl2 इंटू 6H2, या फिर Cl3H12KMgO6। ये दोनों फार्मूला जो होते हैं ये कार्नेलाइट का होता है और ये पोटेशियम का अयस्क होता है। सोनाइट एक और अयस्क होता है पोटेशियम का, जो कि इसका फार्मूला होता है K2MgSO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम के खनिज। तो मैग्नीशियम के खनिज या अयस्क की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है MgCO3। डोलोमाइट है, डोलोमाइट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है, जो कि इसका फार्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3, ठीक है। इसके बाद कीजेराइट की बात करें तो ये भी Mg का जो है मैग्नीशियम का अयस्क होता है और होता है, ठीक है, MgSO4 इंटू H2O, ठीक है। इसके बाद एप्सोमाइट, 4 अयस्क होते हैं जो कि Mg के होते हैं, ठीक है, MgSO4 इंटू 7H2O। तो ये आपको चारों याद करना है। आगे हम बात करेंगे कैल्शियम के अयस्क की। कैल्शियम का अयस्क होता है लाइम स्टोन, यानी कि CaSO3 का होल थ्राइस, ठीक है, सॉरी CaCO3 होता है लाइम स्टोन। कैल्साइट होता है CaCO2, और फ्लोरोस्पार होता है CaF2, और जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि कैल्शियम का अयस्क होता है, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो इसके भी 4 होते हैं। बॉक्साइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट Al2O3 इंटू 2H2 होता है। क्रायोलाइट जो कि Na3AlF6 होता है। कोरंडम होता है Al2O3, और डायस्पोर होता है Al2O3 इंटू 2H2O, जो कि एल्युमिनियम के चारों अयस्क इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉपर जिंक के अयस्क की, ठीक है। तो जिंक के अयस्क की बात करें, इसको Cu कहते हैं। तो कैल्कोसाइट Cu2S इसका जो है फार्मूला होता है। और दूसरा है क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3 Cu का OH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक है एजुराइट जो कि CO3 का होल ट्वाइस इंटू OH का होल ट्वाइस, जो कि ये कॉपर का अयस्क होता है। चारों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे खनिज, जिंक के खनिज की या जिंक के अयस्क की। तो जिंक के अयस्क में एक आता है जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंकाइट, ZnO, कैलामीन, ZnCO3 और फ्रैंकलिनाइट, ठीक है, जो कि Zn के होते हैं। ये चारों आपको चारों याद रखना है। फ्रैंकलिनाइट का फार्मूला होता है ZnFe2O4। इसके बाद लेड के अयस्क की बात करेंगे तो 3 अयस्क होते हैं लेड में। पहला होता है गैलीना PbS, दूसरा है सीरूसाइड PbCO3, तीसरा है मेटलोकाइट PbFCl, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज के जो है अयस्क की बात करेंगे तो मैग्नाइट MnOOH होता है। हॉसमैनाइट Mn3O4 होता है। पायरोलूसाइट MnO2 होता है, जो कि मैग्नीज के अयस्क होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर के अयस्क की। तो सिल्वर का अयस्क होता है नेटिव सिल्वर, यानी कि Ag, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और एक होता है अर्जेंटाइट, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्जेंटाइट Ag2S, और एक होता है केरार्जीराइट AgCl। तो ये तीनों अयस्क आपको सिल्वर के याद रखना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है
Fe की यानी कि आयरन के अयस्क जो कि होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, आयरन पायराइट FeS2, सिडेराइट FeCO3 और लाइमोनाइट, ठीक है, FeOOH NH2O, ठीक है। ये 5 अयस्क जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, आयरन के होते हैं, ठीक है। कुछ और अयस्क हैं जो बात कर लेते हैं। तो टिन का अयस्क का नाम क्या है? तो टिन के अयस्क का नाम है कैसिरेटाइट, ठीक है, कैसिटेराइट SnO2 जो कि टिन के अयस्क का नाम है। मरकरी का अयस्क का क्या नाम है? तो सिनेबार नाम है, HgS कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। माणिक और नीलम का रासायनिक रूप क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को माणिक या फिर नीलम कहा जाता है, ठीक है। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, CaSO4 × ½ इसका फार्मूला है, ठीक है। और ये जो है सीमेंट बनाने के काम में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैलाडिला का प्रमुख खनन केंद्र क्या है? बैलाडिला का प्रमुख खनन केंद्र कौन सा है? तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का बैलाडिला प्रमुख खनन केंद्र है। फिर आगे हम बात करेंगे मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु की परिभाषा की बात करें तो किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त जो होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक। उदाहरण की बात करें तो पीतल है, स्टील है, गन मेटल है, रांगा है, कांसा है, ये सारे मिश्र धातु के उदाहरण है, ठीक है। अमलगम से बनने वाली धातु का क्या नाम है? तो अमलगम से बनती है जो धातु उसको पारा कहते हैं, यानी कि Hg कहते हैं, यानी कि मरकरी कहते हैं, ठीक है। तीनों नाम एक ही है। इसके बाद टांका या सोल्डर जो है इसके अवयव कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए टांका या सोल्डर में जो है सीसा 68% मिला होता है और टिन जो है वो 32% मिलकर, दोनों मिलकर जो है टांका बनाते हैं या सोल्डर बनाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, वो क्या है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr का, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में कौन सी प्रमुख धातु होती है? तो वो होती है जस्ता। ये इतने जो ये इस तरीके से ये टॉपिक जो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक पॉइंट, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके उपयोग और अवयव कौन कौन से उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इस साइड में मिश्र धातु है, इस साइड में अवयव हैं उनके, और इस साइड में उसका उपयोग बताया गया है। तो देखिए पीतल का अवयव की बात करें तो इसमें जो है तांबा और जिंक मिलाया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है बर्तन या सजावटी सामान बनाने में, ठीक है। स्टील में जो है लोहा और कार्बन मिलाकर स्टील बनाते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण के लिए। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन 4 चीज़ मिलाते हैं और इसका जो है स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बर्तन और खेल के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। टांका यानी कि सोल्डर की बात करें तो इसमें सीसा और टिन मिलाकर बनाया जाता है और इसका प्रयोग होता है 2 जोड़ों के मध्य टांका लगाने में। आगे हम बात करते हैं कांसा की बात करें तो इसमें तांबा और टिन मिलाकर जो है बनाया जाता है और इसका प्रयोग जो है मूर्ति, जहाज एवं सिक्कों का निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो तांबा, निकिल और जिंक मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सिल्वर नहीं मिला होता है जबकि इसे जर्मन सिल्वर ही कहा जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है बर्तन व आभूषण बनाने में किया जाता है। और बेल मेटल की बात करें तो इसमें तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता है और इसका प्रयोग जो है घंटी बनाने यानी कि बेल जो लगी होती है बेल का निर्माण करने में किया जाता है। गन मेटल की बात करें तो इसमें टिन, जिंक और तांबा मिलाया जाता है और इसका प्रयोग जो है बनाने में बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स व हाइड्रोलिक वाल्व बनाने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एल्निको का प्रयोग जो है वो एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लौह को मिलाकर बनाया जाता है एल्निको को और इसका उपयोग जो है शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। नाइक्रोम जो है इसका कैसे बनाया जाता है? तो ये निकिल एवं क्रोमियम प्लस अल्प मात्रा में लौह और मैग्नीज मिलाकर बनाते हैं और इसका प्रयोग जो है ये तापीय अवयव के निर्माण यानी हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रिटानिया मेटल की बात करें तो इसमें जो है टिन, एंटीमनी और तांबा मिला होता है, कॉपर मिला होता है
और इसका प्रयोग जो है बर्तनों का निर्माण के लिए किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अब अधातुओं की, ठीक है। अब उसमें कार्बन है और कार्बन के भिन्न रूप है मेन। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन एक आधात्विक तत्व है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। सर्वाधिक यौगिकों वाला ये तत्व है। इसका संयोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसका 1s2, 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, ठीक है। आबंध यानी बॉन्ड की बात करें तो यह सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में इसे ग्रुप 14 में रखा गया है और आवर्त यानी कि पीरियड 2 में इसे रखा गया है। आगे हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूपी। कार्बन के अपर रूप की परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें जो है कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन के प्रतिरूप जो बनते हैं उसे कार्बन के अपर रूप कहा जाता है, एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सारे जो है कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। अब उसमें हम बात करेंगे हीरा की। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, अत्यधिक अपवर्तनांक करता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। वजन बताने की यूनिट है ये हीरा, ठीक है। 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, ठीक है। उपयोग इसका तो आभूषण बनाने में, ड्रिलिंग करने में, कांच को काटने में हीरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी संरचना जो होती है वो त्रियामी होती है, ये इस टाइप की संरचना इसकी होती है। अब हम देखेंगे कोयले के प्रकार के बारे में। तो कोयला जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। ये कोयला जो होता है कोयले के प्रकार होते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट उच्च गलनांक वाला होता है, ठीक है, और ये मुलायम होता है ग्रेफाइट, और ये विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्र के मंदक के रूप में किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसकी संरचना जो होती है वो षटकोणीय व्यूह में होती है, यानी इस टाइप में होती है, देखिए ऐसे बना होता है, मतलब इसका संरचना ऐसा होता है। आगे हम बात करेंगे फुलरीन की, ठीक है। फुलरीन की बात करें तो इसका अन्य नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन इसका अन्य नाम है। ये अत्यधिक अस्थायी संरचना है वाला होता है। इसमें 20 षटभुज तथा 12 पंचभुज से निर्मित होता है। इसकी रासायनिक संरचना जो है वो C60 है, ठीक है। ये अत्यधिक अपक्रियाशील होता है फुलरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की बात कर लेते हैं। तो यौगिक है एसिटिक एसिड यानी CH3COOH की बात करें तो इसका गलनांक जो है 290 केल्विन के पास होता है और क्वथनांक जो है 391 केल्विन पर क्वथन करता है, यानी कि खौलता है, उबलता है, ठीक है। क्लोरोफार्म की बात करें यानी कि इसका फार्मूला होता है CHCl3 और इसका गलनांक जो होता है 209 केल्विन और क्वथनांक जो इसका होता है 334 केल्विन होता है। एथेनॉल की बात करें C2H5OH इसका फार्मूला होता है। इसका गलनांक होता है 156 केल्विन और क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन के पास, ठीक है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है CH4 इसका फार्मूला होता है। इसका गलनांक जो है 90 केल्विन होता है और क्वथनांक जो होता है वो 111 केल्विन के होता है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं तो हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसका फार्मूला होता है HF, ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी कि ठोस CO2 को कहते हैं, ठीक है। ऑक्सो कार्बन के संगठक कौन कौन से हैं, तो कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सो कार्बन बनाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन और उसके यौगिक की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s1 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है वो 0.15% है। द्रव्यमान संख्या भी इसका 1 होता है। इसका प्रतीक चिन्ह इसे H से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, ठीक है। समस्थानिक में 3 प्रमुख समस्थानिक हैं। पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है ट्राइटियम, तीसरा है प्रोटियम, ठीक है। यही 3 जो हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह है 1H2, ठीक है, या फिर ड्यू,
या फिर डी। ठीक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है और ये स्थायी समस्थानिक है। इसके खोजकर्ता थे यूरे, ब्रिकवेंट और मर्फी, तीनों ने मिलकर 1931 में इसको खोजा था। न्यूट्रॉन की संख्या इसकी 1 है। ठीक है, इसके बाद प्रोटियम की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह है 1H1 या फिर H। ठीक है, ये भी अस्थायी समस्थानिक है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 है। ट्राइटियम की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह 1H3 और T, इसे 2 नामों से डिनोट करें, T या फिर 1H3। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके खोजकर्ता की बात करें तो लोजियर, ब्लेकने तथा स्मिथ ने खोजा था 1934 में। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 है टोटल। ठीक है, इसके बाद अब ड्यूटेरियम की बात कर लेते हैं। तो ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 इसका प्रतीक चिन्ह है। ये द्विपरमाणुक है और ये भारी जल इसे भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O बनाता है। खोजकर्ता की बात करें तो यूरे और वासबर्न द्वारा 1932 में खोजा गया था। ठीक है, गुण की बात करें तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलेय होता है। उपयोग की बात करें तो नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो शरीर के लिए यह हानिकारक है। पौधे के विकास को यह रोकता है। बीजों को अंकुरण से यह रोक देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ भी है। अब आगे हम बात करेंगे कठोर जल की बात करेंगे। जल में 2 प्रकार के जल होते हैं। एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मृदु जल ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है, कठोर जल ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, उसे कठोर जल कहते हैं। कठोरता के कारण जल में घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट आदि के लवण होते हैं। ठीक है, इसीलिए यह जल कठोर होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन पराऑक्साइड की। ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड उसका फार्मूला होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। खोजकर्ता इसके थे थिनार्ड, वर्ष 1818 में खोज किया था। फार्मूला होता है H2O2। गुण इसका क्या होता है? फीका नीला गाढ़ा द्रव होता है। जल अल्कोहल ईथर में विलेय होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक घनत्व इसका 1.47 होता है। क्वथनांक इसका 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक इसका -0.43 सेंटीग्रेड -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि घाव धोने में, गरारे करने में, कान साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो इसका प्रयोग हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख व बाल आदि के विरंजन में किया जाता है। दूध व शराब आदि के परिरक्षण में किया जाता है। रॉकेट, जेट, पनडुब्बी, टारपीडो के नोदन में किया जाता है। ईंधन एवं ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे कुछ परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है तो दानेदार जिंक की तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक है, साधारण साबुन सोडियम का लवण जो होता है वो होता है स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, C17H35COOH का ये जो है लवण होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? तो 11.11% है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी मिलेगा। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के दोनों की तरह उपयोग होने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो वो है ड्यूटेरियम D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जो कि भारी पानी या भारी जल कहा जाता है। उसको विमंदक और प्रशीतक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो यह है भैया उत्क्रम परासरण। और उत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो है निकेल। निकेल का प्रयोग वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसें। तो सबसे पहले अक्रिय गैसों की बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा में होता है ऐसी गैसें जो सामान्यतः
रासायनिक अपक्रियाएं नहीं करती, उन्हें अक्रिय गैसों में रखा जाता है। आवर्त सारणी में समूह संख्या 18 जो है वो आवर्त अक्रिय गैसें उसमें रखी गई हैं। उदाहरण की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये सारी गैसें जो है ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो इन्हें नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या फिर दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब प्रमुख अक्रिय गैसों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हीलियम। हीलियम की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह He होता है, प्रमाण क्रमांक 2 होता है, समूह ये 18 में रखे गए, आवर्त सारणी 1 में है, इसका ब्लॉक जो है वो S ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक देखिए 4 होते हैं, SPDF, तो उसमें से S ब्लॉक में हीलियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 इसका विन्यास बनता है। हीलियम का विशेषता क्या है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ये अज्वलनशील होती है, रंगहीन होती है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम। इसका उपयोग जो है गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला अक्रिय गैस है नियान। नियान का प्रतीक जो होता है वो Ne होता है, प्रमाण क्रमांक 10 होता है, समूह 18 होता है, आवर्त सारणी जो है वो 2 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 होता है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं वायु से ये हल्की होती है। खोजकर्ता इसके थे सर विलियम रैमसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स द्वारा 1898 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसका उपयोग यानी कि नियॉन का उपयोग जो है टेलीविज़न व प्लाज्मा ट्यूब में किया जाता है, नियॉन लैंप में किया जाता है, एडवर्टाइजिंग साइन में किया जाता है, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में किया जाता है। अब हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। ठीक है, सल्फर के जो है भू प्रॉपर्टी में मात्राओं पर बात करें तो 0.03 से 0.01% पाया जाता है भू प्रॉपर्टी में। सल्फर के खनिज की बात करें तो सल्फेट खनिज जिसमें जिप्सम आता है, CaSO4 × 2H2 इसका फार्मूला है, और एप्सम लवण है जो कि MgSO4 × 7H2 है, और बेराइट है जो कि BaSO4 इसका फार्मूला है। ठीक है, सल्फाइड खनिज की बात करें तो उसमें गैलेना आता है जो उसको PbS कहते हैं, यसद ब्लैंड आता है जिसको ZnS कहा जाता है, कॉपर पायराइट का आता है जिसे CuFeS2 कहा जाता है। ये सल्फर के खनिज हो गए। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरस अम्ल आता है जो कि H2SO3 होता है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि H2SO4 होता है। परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि H2H2O8 होता है जिसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं, और एक होता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2H2O7 कहते हैं, इसको ओलम भी कहा जाता है। तो ये सारे हो गए इसके प्रमुख ऑक्सो अम्ल। इसके बाद प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में भी इसका प्रयोग किया जाता है या होता है, पाया जाता है। ये हो गया सल्फर। अब हम बात करेंगे जीनान की। जीनान जो है इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो है Xe से इसे हम डिनोट करते हैं। प्रमाण क्रमांक इसका 54 है और समूह 18 का ये अक्रिय गैस होता है। ठीक है, आवर्त सारणी से 5वीं में रखा गया P ब्लॉक में। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रेवर्स, 1898 में खोज किया था। इसको एक अन्य नाम दिया गया है स्ट्रेंजर गैस। जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और वायु से भारी होता है। उपयोग की बात करें तो इसको गैस डिस्चार्ज लैंप में इस्तेमाल करते हैं, लेजर में इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, स्पॉट डोपिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोप्रोटेक्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सल्फर हेक्साक्लोराइड की। सल्फर हेक्साक्लोराइड जो है इसकी संरचना की बात करें तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल अणु होता है ये, और इसकी विशेषताएं जो है वो होती हैं रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक। उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है और रडार व टारपीडो में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है। तो इसका अन्य नाम है विट्रियोल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी इसे कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो यह रंगहीन होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, निम्न वाष्पशीलता होती है, प्रबल अम्लीय गुण होता है, जल के प्रति प्रबल बंधुता बनाता है, और इसका उपयोग जो है वो
पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, अपमार्जक उद्योग में करते हैं, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट या सुपरफास्फेट में उत्पादन में किया जाता है, संचायक बैटरियों में करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये एक गैस होती है जो कि इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ये रंगहीन होता है, तीखी गंध वाली होती है, जल में अत्यधिक विलेय होता है। इसका क्वथनांक जो है 263 केल्विन होता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इसका उपयोग जो है वो शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, ऊन तथा रेशम के विरंजन में करते हैं, प्रतिक्लोर विसंक्रामक परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। सल्फाइड अम्ल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक वो होता है 7। ठीक है, और समस्थानिक इसके दो हैं, एक है 7n14 और एक है 7n15। ठीक है, आवर्त इसको 2 आवर्त श्रेणी में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया, इसका ग्रुप 15वें ग्रुप में रखा गया है। विशेषताएं क्या है, तो ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है नाइट्रोजन, स्वादहीन होती है नाइट्रोजन, और अविषैली गैस, यानी कि ये विषैली गैस नहीं होती है नाइट्रोजन। ठीक है, और इसका उपयोग जो है नाइट्रोजन का अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक रासायनिकों के निर्माण में किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए यह आवश्यक तत्व होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषण की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO2 की अपक्रिया से इसे क्या कहते हैं कि प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हैलोजन्स की। हैलोजन जो है ग्रुप 17 के जितने तत्व हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें जो आता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इतने सारे तत्व हैं जो ग्रुप 17 के तत्व हैं और इन्हें हैलोजन कहा जाता है। अत्यधिक अपक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला में रखे गए हैं। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सारे तत्व जो है हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अपक्रियाशील हैलोजन होते हैं फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है फ्लोरीन। भौतिक अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन हमेशा रहता है, गैस में जो है गैस अवस्था में फ्लोरीन और क्लोरीन रहता है, ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। रंग युक्त की बात करें तो फ्लोरीन जो होता है वो पीला कलर का होता है, क्लोरीन जो होता है वो हरापन लिए हुए पीला कलर का होता है। ठीक है, और ब्रोमीन जो होता है वो लाल कलर का होता है, आयोडीन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद NH3 यानी कि अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया का अन्य नाम है नाइट्रोसिल व वेपरोल। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो तीखी गंध वाली गैस होती है, रंगहीन गैस होती है, जल में अत्यधिक विलेय होता है इसका। ठीक है, हिमांक की बात करें तो 198.4 केल्विन पर यह जम जाता है। क्वथनांक की बात करें तो 239.7 केल्विन पर यह उबलने लगता है। उपयोग की बात करें तो नाइट्रोजनी उर्वरकों अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया फास्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करना इसका उपयोग किया जाता है इसके उत्पादन में। ठीक है, अश्रु गैस के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है NH3 का। आगे बात करते हैं अश्रु गैस क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है। तो अश्रु गैस का उपयोग जो अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है। अश्रु गैस का प्रभाव जो है ये आंखों में जलन और आंसू टपकने लगता है। ठीक है, प्रमुख अश्रु गैसों की बात करें तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनान होता है जिसका फार्मूला है C6H5COCH2Cl, और दूसरा प्रमुख गैस है अश्रु गैस एक्रेलिन C3H4O। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रमुख अश्रु गैस में है क्लोरोपिक्रीन जिसका फार्मूला है CCl3NO2। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन के अम्ल में आता है नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल की बात करें तो हाइपोनाइट्रस अम्ल यानी H2N2O2 इसका फार्मूला होता है। नाइट्रोजन अम्ल नाइट्रस अम्ल आता है HNO2, नाइट्रिक अम्ल आता है HNO3। ठीक है, यानी कि अगर ट्रिक आ जाएगा तो 3O3 होगा और ट्रस आ जाएगा अस आएगा तो वो 2 होगा, ये आपको याद रखना है। अब नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3 की तो ये रंगहीन द्रव होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है,
इसका उपयोग जो है अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण हेतु किया करते हैं, विस्फोटकों के निर्माण हेतु करते हैं, नाइट्रेटों का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्लोरीन की। क्लोरीन का जो होता है प्रमाण क्रमांक वो होता है 17। ठीक है, खोजकर्ता इसके थे विलियम सीले, कार्ल विलियम सीले 1774 ईस्वी में इसकी खोज की थी। HCl पर MnO2 की अपक्रिया द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, वायु से ये 2.5 गुना भारी होता है। नामकरण इसका डेबी द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हम्फ्री डेबी, इन्होंने इसका नामकरण किया था। और इसका उपयोग जो है काष्ठ लुगदी के उत्पादन यानी कि लकड़ी की लुगदी के उत्पादन में किया जाता है, कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में किया जाता है, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में किया जाता है, CHCl3 व DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है, फास्जीन यानी कि COCl2 को फास्जीन या अश्रु गैस CCl3 एवं मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैस बनाने के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करेंगे विविध में आएगा कीट भक्षी पौधे। ठीक है, कीट भक्षी पौधे में ये जो आकृति बनी है, ठीक है, ये कीट भक्षी पौधों के आकृति हैं। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसी भूमि जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, जैसे कि दार्जिलिंग, नैनीताल व कश्मीर, तो यहाँ पे कीट भक्षी अधिकता में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद कीट भक्षण का इनका कारण क्या होता है, तो ये वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए कीट भक्षण का कारण होता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो हास्य रस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य रस कहा जाता है। लाफिंग गैस का हास्य गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, इसका फार्मूला है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उपयोग किस में किया करते हैं, तो शल्य चिकित्सा के समय निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसों का क्या नाम है, तो नियान और पारद वाष्प। पारद यानी कि पारा की वाष्प और नियान को मिलाकर ट्यूबलाइट में भरी जाती है गैस। अश्रु गैस में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है अश्रु गैस में। इसके बाद अब हम बात करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। सबसे पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसियर का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसकी प्रबलता की बात करें तो H+ आयन की संख्या पर यह निर्भर करता है। ठीक है, इसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी 7 से जो जिसका मान कम होगा वो अम्लीयता हो, उसका जो प्रकृति होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो दही, नींबू का रस व सिरका ये प्राकृतिक स्रोत है। अब इसके बाद बात करेंगे क्षार यानी बेस की। तो क्षारक की बात करें तो स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने पर साबुन की भांत लगने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्षार जो है जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये आपको याद रखना है। प्रबलता की बात करें तो OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो साबुन हुआ, चूने का पानी आदि ये सब क्षार में आएंगे। ठीक है, अब एसिड की बात करें तो प्रबल अम्ल हैं, प्रबल एसिड हैं HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, और दुर्बल अम्ल हैं CH3COOH और H2CO3। ठीक है, प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH, KOH और CaOH का होल्टोइज, और दुर्बल क्षार की बात करें तो NH4OH है। इसके बाद हम बात करेंगे लिटमस की। लिटमस क्या होता है, लिटमस आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो लिटमस जो होता है लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है। ठीक है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देता है। ठीक है, और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे परिवर्तन। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल के कारण। ठीक है, और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है क्षार के कारण। ठीक है, इसका रंग की बात करें तो आसुत जल में ये माव यानी कि नील सोट टाइप का होता है, और अम्लीय विलयन में लाल होता है, क्षारीय विलयन में जो है ये नीला होता है। आगे बात करेंगे स्रोत। तो स्रोत ये मेन जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन यानी कि शैवाल से प्राप्त होता है। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में ये उपलब्ध होता है। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अम्लीय प्राकृतिक स्रोत के बारे में।
तो अम्लीय प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका है, ठीक है। फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चींटी है, चींटी का डंक होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू कुल के साइट्रिक फैमिली के फल होते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का स्रोत दही है मेन। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत पालक और टमाटर होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत जो है वो आंवला और साइट्रस फल होता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली व अंगूर एवं कच्चे आम में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्षारीय स्रोत की बात करें तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत जो है चूना पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत जो है खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत साबुन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत जो है वो साबुन होता है। आगे हम बात करेंगे अम्ल क्षार का सूचक के बारे में, ठीक है। तो सूचक का नाम अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन और क्षार के साथ रंग में परिवर्तन क्या होता है? तो नीला लिटमस विलेन अगर है तो अम्ल के साथ जो है लाल में परिवर्तन हो जाएगा और क्षार के साथ में कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और अगर लाल लिटमस विलेन है तो उसमें जो है अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि क्षार के साथ नीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा। हल्दी जो है वो अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जबकि क्षार के साथ लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है अम्ल के साथ, जबकि क्षार के साथ पीले रंग में परिवर्तन होता है। फिनेप्थलीन जो है वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा अम्ल के साथ, जबकि क्षार में जो है गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अब बात करेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया की। उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा की बात करें तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया को उदासीनी अपकरण अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया जो होता है अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है। उत्पाद में लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा मिलता है, ठीक है। लवण के प्रकार की बात करें तो उदासीन लवण प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, उसे उदासीन लवण कहेंगे। इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7, ठीक है। यानी कि अगर जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन होता है, लवण होता है। यानी जैसे NaCl है CaSO4 ये उदासीन होगा। अम्लीय लवण की बात करें तो प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, यानी कि उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कि NH4Cl और NH4NO3 ये दोनों जो हैं अम्लीय लवण हैं, लेकिन ये इनका पीएच मान जो कि 7 से कम है। क्षारीय लवण की बात करें तो प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल जो होता है वो क्षारीय लवण होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि CaCO3 CH3 COO Na जो है ये दोनों क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl को साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या होता है? भस्म को एंटासिड कहा जाता है। एक्वारेजिया जो है वो किससे बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोलिक अम्ल से बनता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग जो है दूधिया हो जाता है, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक रूप का नाम क्या है? तो नीला थोथा जो है CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे। तो इसकी विशेषता की बात करें तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक जो होता है वो कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मुख्य स्रोत जो है वो कोल तथा पेट्रोलियम है। और प्रकार की बात करें तो सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि इसमें एकल कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है, जैसे कि एल्केन, इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे, ठीक है। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें बहुल कार्बन बांड होता है, यानी कि डबल बांड होता है इसमें, ठीक है। और इसमें होता है एल्कीन एवं एल्काइन, यानी कि डबल एवं ट्रिपल बांड जो होता है उसमें एल्कीन और एल्काइन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है एथीन या एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन परमाणुओं के समृद्ध श्रृंखला या वलय को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि साइक्लोएल्केन होता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक कहा जाता है, जैसे कि बेंजीन, टाइलुइन और इसके बाद नेफ्थलीन, ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग की बात करें तो बहुलकों को निर्माण में किया जाता है, पेंट के विलायक के रूप में किया जाता है, रंजकों का निर्माण में और औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एल्केन की। एल्केन की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा जो है वो होती है कार्बन कार्बन
एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। ठीक है, एल्केन कहते हैं। यानी कि सी यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जो होता है वो एल्केन की सरलतम। अब सरलतम सबसे सरलतम एल्केन है वो है मीथेन। ठीक है, यानी इसका फार्मूला होता है CH4। यानी कि अगर इसका हम बनाएंगे बॉन्ड तो C हो गया और एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर है, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इसको हम हाइड्रोजन को एल्केन कहा जाता है, एथेन कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम इसे पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन, पैरम मिस कम, एफिन मिस क्रियाशील, यानी कि कम क्रियाशील होता है। गुण धर्म की बात करें तो ये अध्रुवीय यौगिक होते हैं, दुर्बल वांडर वाल्स बल से आबद्ध होते हैं। भौतिक अवस्था की बात करें तो C1 से C4 तक गैस होते हैं, C5 से C17 तक द्रव होते हैं और C18 व उससे अधिक ठोस होते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षारक, आक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन्स की परिभाषा की बात करें तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन युग्म बांध यानी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है वहाँ वो एल्कीन में आएगा। ठीक है, अन्य नाम इसे ओलिफिन कहा जाता है। सामान्य सूत्र उसका होता है CnH2n। ठीक है, और सरलतम एल्कीन जो होता है वो होता है C2H2, यानी पहला एल्कीन जो होता है C2H4 होता है। ठीक है, यानी C के बीच हम डबल बॉन्ड करेंगे, इसके बाद कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड का होता है तो 2 और बॉन्ड लगा देंगे यहाँ की, यानी कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो इस तरीके से ये एल्कीन का हो गया क्या कहेंगे संरचना। ठीक है, प्रमुख एल्कीन की बात करें तो एथिलीन और प्रोपिलीन ये इसके प्रमुख एल्कीन है। ठीक है, एथिलीन को C2H4 से डिनोट करते हैं और प्रोपिलीन को जो है C3H6 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल्कीन हो गया। अब हम बात करेंगे इधर एथिलीन की। ठीक है, एथिलीन जो इसका फार्मूला होता है C2H4। इसका संश्लेषण की बात करें तो C2H5OH में जब H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराएंगे तो C2HO4 प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका गुण की बात करें तो एथिलीन रंगहीन होता है, मीठी गंध वाली होती है, जल में अल्प विलेय होती है, सूंघने पर बेहोशी आ जाएगी। ठीक है, अणुभार इसका 28 होता है, क्वथनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगेगी। उपयोग की बात करें तो फलों को कृत्रिम वृद्धि से पकाने हेतु एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, पॉलीथीन के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता जो है आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे एल्काइंस की। एल्काइंस की परिभाषा जो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन त्रिक बांध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन में पाया जाएगा वो जो है एल्काइन कहलाएगा। अन्य नाम इसका एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन का सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, सरलतम एल्काइन सबसे एथाइन है, यानी कि ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसके बाद एसिटिलीन की बात करें तो इसका संश्लेषण कैसे प्राप्त करते हैं तो CaCa2 को जल में जब घोलेंगे तो ये जो है एल्काइन एसिटिलीन प्राप्त होगा, प्लस CaOH का होल ट्वाइस भी प्राप्त होगा जो कि एक लवण है, लवण जो उदासीन होता है। तो इस तरीके से इसकी प्राप्ति होती है। गुण की बात करें तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अल्प विलेय होती है, वायु से हल्की होती है। संपीडित एसिटिलीन जो है वो भयंकर विस्फोट करती है, यानी कि अगर एसिटिलीन को क्या कहते हैं संपीडित करके दाब लगाकर उसको रखते हैं तो वो भयंकर विस्फोट करती है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप के धातुओं के वेल्डिंग व उन्हें काटने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन के खोजकर्ता जो थे उनका नाम था माइकल फेराडे। 1825 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। नामकरण इसका दिया था मिटसरले ने। ठीक है, मिटसरले ने दिया था 1834 ईस्वी में। अणुसूत्र जो है C6H6 इसका अणुसूत्र है। बेंजीन की संरचना की खोज की थी फेडरिक ऑगस्टस केकुले द्वारा 1825 ईस्वी में खोज किया गया था। वाणिज्यिक स्रोत की बात करें तो यह कोलतार में पाया जाता है। रासायनिक प्रकार जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रकार का होता है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं इस तरीके से 6 हेक्साकल मतलब कि क्या कहते हैं षटकोण बनाता है इस तरीके से। ठीक है, और अब हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कौन सी गैस है तो उसका नाम है मस्टर्ड गैस, जिसका फार्मूला होता है C4H8Cl2S। ठीक है, ये रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाती है।
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है। छपाई में प्रयोग किए जाने वाली सफाई स्याही प्राप्त किससे किया जाता है, तो मीथेन के अपघटन से उसका प्राप्ति होती है। अग्निशामक के रूप में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो वो है पाइसिन। ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, सिग्मा बंध की संख्या जो है वो होता है 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल जो है इसकी परिभाषा की बात करें तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल के सूत्र और नाम जान लेते हैं। C3OH इसका साधारण नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है। C3H2OH इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है। C3H2H2OH इसका नाम है एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है। CH3 का होल ट्वाइज CHOH इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है। इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल का अन्य नाम है एथेनॉल। ठीक है। परिशुद्ध अल्कोहल भी होता है, 100% एथिल अल्कोहल होता है, पावर अल्कोहल होता है, पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल अल्कोहल मिला के। स्पिरिट ऑफ वाइन यानी कि सभी प्रकार की शराबों का प्रमुख अवयव ये होता है। ठीक है। और ग्रेन अल्कोहल यानी कि स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित होता है। गुण की बात करें तो रंगहीन, ज्वलनशील, तीखा स्वाद व तेज गंध, उदासीन, यौगिक होता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कर अल्कोहलेट का निर्माण करता है। उपयोगिता की बात करें तो मेथिल युक्त स्पिरिट का निर्माण करना, पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन का विलायक होता है। क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर व एथिलीन का निर्माण करता है। औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम व वार्निश का निर्माण करते हैं। अंतर्दहन इंजनों के ईंधनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पिरिट लैंप व अल्कोहल थर्मामीटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना सारी चीज़ों में एथिल अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेथिल अल्कोहल की। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। ठीक है। इसका अन्य नाम है मेथेनॉल, कॉर्बिनॉल, कास्टज स्प्रिच, कास्टज नेप्था, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। ठीक है। और ये विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट व अन्य सुगंधित तेलों में एस्ट्रो के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। इसके गुण की बात करें तो यह रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है, अत्यंत विषैला होता है, विस्फोट प्रकृति की होती है इसकी। ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि के घोलने हेतु विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रंजकों, परफ्यूम, औषधियों के निर्माण इसका प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएटर हेतु एंटी फ्रीज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन का नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 को सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आगे बात करेंगे बहुलक की। बहुलक यानी कि पॉलीमर। इसकी निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो इसका निर्माण जो है बहुलकीकरण के द्वारा, जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे के संयोग से उच्च अणुभार बृहद अणु बनाते हैं। ठीक है। उन्हें जो है बहुलक कहते हैं। ठीक है। बहुलकों का प्रमुख प्रकार की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक होता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है और संश्लेषित बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो सेल्यूलोज व स्टार्च, रबर जो है ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करें तो सेल्यूलोज से भी उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो सेल्यूलोज एसीटेट यानी कि रेयान या सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है इसके अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण हैं। ठीक है। संश्लेषित बहुलक जो होता है वो मानव निर्मित बहुलक होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो पॉलीथीन, ब्यूना, नायलॉन जो है ये बहुलक संश्लेषित बहुलक होता है जो कि मानव निर्मित होता है। उपयोगिता की बात करें तो प्लास्टिक उद्योग, प्रत्यास्थ बहुलकों का निर्माण, रेशा निर्माण, पेंट एवं वार्निश उद्योग में इसका उपयोगिता है।
अब पॉलीथीन की बात कर लेते हैं, पॉलीथिलीन की बात कर लेते हैं। तो पॉलीथिलीन को अन्य नाम पॉलीथीन से भी बुलाते हैं, ठीक है। और इसकी संरचना जो होती है वो एथिलीन का ये उच्च बहुलक है, एथिलीन का ये उच्च बहुलक। इसका गुण क्या है? ताप सुनम्य प्लास्टिक होता है, विद्युत के कुचालक होता है, नम्य होता है, जल प्रतिरोधी होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी उपयोगिता की बात करें तो पैकिंग हेतु, जल से बचाव हेतु, फिल्म सीट के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक होता है। इसका गुण क्या है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है, और इसका गलनांक जो है 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गलता है, ठीक है। और इसका उपयोगिता बहुत है, इंसुलेटिंग पदार्थों के निर्माण में, आम्ल अम्लों को भरने के हेतु केन बनाने में, ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं तथा गैस्केट व सील आदि बनाने में, कुकिंग बर्तनों पर लेपन में इसका प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि कुकिंग बर्तनों के लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ठीक है, पीवीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये लोकप्रिय नाम है, इसके नाम से पूछा गया कि पीवीसी क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये उच्च बहुलक है। इसका फार्मूला है C2H3Cl का होल ट्वाइस n होता है, ठीक है। गुण की बात करें तो विद्युत का कुचालक, जल व नमी प्रतिरोधी होता है, ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो पाइप बनाने में, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट एवं जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियोप्रीन का अन्य नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। संरचना जो की बात करें तो क्लोरोप्रीन का यह उच्च बहुलक होता है नियोप्रीन। इसका सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का होल N, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो एक प्रकार का एक कृत्रिम रबड़ है, ठीक है। इसका उपयोग पाइप एवं बेल्ट बनाने में किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल समूह होता है। कार्बोक्सिल समूह क्या होता है? ये देखिए, आप संरचना में देख सकते हैं COOH, ठीक है। क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वो कहलाते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी कि एक कार्बोक्सिल समूह हो, जैसे कि एसिटिक अम्ल, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसमें दो कार्बोक्सिल समूह, जैसे कि सिक्सिनिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसमें कि 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, जैसे कि साइट्रिक अम्ल। तो ये सारे हो गए। अब कुछ संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सूत्र हैं और उनके नाम हैं, जैसे कि CHOOH, तो इसका नाम साधारण है फार्मिक अम्ल। IUPAC नाम में से मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है CH3COOH, इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। इसको IUPAC नेम इसका क्या है? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तीसरा क्या है? CH3CH2COOH, इसको कहते हैं साधारण नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, और इसका जो है IUPAC नेम है प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। फिर इसके बाद ब्यूटरिक अम्ल है जिसका फार्मूला CH3CH2CH2COOH, और ब्यूटेनोइक अम्ल इसको IUPAC नेम है, ठीक है। इसके बाद एक और है CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, जिसको आइसोब्यूटरिक अम्ल कहते हैं, और इसका IUPAC में 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल IUPAC नेम है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है वो क्या है? तो वो उसको कहते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। ये प्राकृतिक बहुलक है, रबड़ का बहुलक है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस का नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन गैस होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, ब्रांड नेम है केवलर का, ठीक है। एवं लक्सान बहुलक है। ये सारे जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किसका किया जाता है? तो टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। रेशम तंतुओं में पाया जाता है तो फाइब्रोइन पाया जाता है, ठीक है। बेकेलाइट का संगठक होता है, तो फिनाल और फार्मेल्डिहाइड जो होता है वो बेकेलाइट का संगठक होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को वसीय अम्ल या फैटी एसिड भी कहते हैं। इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के ये उच्च सदस्य होते हैं, जैसे कि पामटिक अम्ल,
आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, इसलिए इसे वसीय अम्ल कहा जाता है। ठीक है, सरलतम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल होता है और नीले लिटमस पर यह प्रभाव डालता है नीले का रंग का जो है लाल रंग में परिवर्तन होना, यानी नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। भौतिक गुण की बात करें तो इस श्रेणी के प्रथम 3 फॉर्मिक एसिटिक प्रोपियोनिक अम्ल तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव हैं। ब्यूटरिक अम्ल जिससे नैनोइक अम्ल जो तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाले तैलीय द्रव हैं। डेकेनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं। तो इसके प्रकार अन्य प्रकार के जो है इसके गंधहीन रंगहीन और स्वादहीन हैं ठोस द्रव गैस, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फार्मिक अम्ल की बात करेंगे तो फार्मिक अम्ल का अन्य नाम है मेथेनोइक अम्ल, CH2O2 इसका फार्मूला है। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो लाल चींटियों, मधुमक्खी एवं बर्र के डंक से ये प्राप्त किया जाता है फार्मिक अम्ल को। ठीक है, नामकरण का कारण की बात करें तो सबसे पहले चींटियों, लैटिन नाम चींटियों का फार्मिका से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए चींटियों के लैटिन नाम से इसका नाम फार्मिक अम्ल रख दिया गया है। भौतिक गुण की बात करें तो यह तीखी गंध वाली गैस होती है, रंगहीन द्रव होती है, तीखी गंध वाली रंगहीन द्रव होती है। गलनांक इसका 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक इसका 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। संक्षारक द्रव होता है, जल, अल्कोहल, ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला अम्ल क्या है, कौन सा है, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान लगता है। ठीक है, मक्खन में क्या होता है, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है ब्यूटायरिक एसिड वो मक्खन में पाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी 2 कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें हो उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। सरलतम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य नाम है मेलोनोइक या सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो अन्य नाम है एथनोइक अम्ल, फार्मूला होता है CH3COH। प्राकृतिक स्रोत जो सिरका वनस्पतियों के सुगंधित तेल से प्राप्त किया जाता है। गुणों की बात करें तो तीखी गंध, रंगहीन द्रव है, क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड, संक्षारक द्रव होता है। ठीक है, इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम भी जाता है। ठीक है, इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं तो केले में मिलने वाला अम्ल का नाम क्या है, टार्टेरिक अम्ल जो है केला में मिलता है, बनाना में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। ये आपको याद रखना है, केला वाला पूछ सकते हैं कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद विस्फोटक पदार्थों के बारे में बात करेंगे तो विस्फोटक की बात करें क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो ताप, घर्षण, उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उन्हें विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। इनका गुण की बात करें तो जो वाष्पशील न हो, आर्द्रताग्राही न हो, सस्ता एवं अस्थायी हो, तीव्र विघटनकारी हो, यह गुण इनमें होता है। अब सबसे पहला विस्फोटक जो है उसको कहते हैं TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटालुइन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटालुइन जो है इसका ये फार्मूला आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। संश्लेषण जो है टालुइन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की अपक्रिया द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। TNT का गुण जो होता है ये हल्का पीला रंग होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, उच्च कोट का विस्फोटक ये कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बम एवं टारपीडो का निर्माण करने में अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलकर एमेटॉल नामक विस्फोट का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा विस्फोटक पदार्थ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि TNG, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका अन्य नाम है नोबल तेल। ठीक है, संश्लेषण की बात करें तो ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है TNG। यह रंगहीन तैलीय द्रव होता है। उपयोगिता की बात करें तो महत्वपूर्ण विस्फोटक डायनामाइट का निर्माण इसी से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। इसका अन्य नाम है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इसका संश्लेषण फिनाल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा होता है। इसका गुण जो है हल्का पीला रंग और क्रिस्टलीय ठोस होता है। उपयोगिता की बात करें तो प्रचंड विस्फोटक होता है। इसके खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबल। TNP के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल थे ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। अगला है डायनामाइट। डायनामाइट के संश्लेषण की बात करें तो परंपरागत विधि से करते हैं। लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कर प्राप्त किया जाता है। खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबल।
1863 ईस्वी में खोजा था। आधुनिक विधि की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रोट का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता की बात करें तो कुएं खोदने, सड़क बनाने एवं चट्टानों को तोड़ने हेतु विस्फोट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन जो इसका संश्लेषण 7% नाइट्रोसेल्यूलोज व 93% नाइट्रोग्लिसरीन के निर्माण से होता है। ठीक है। प्रयोग की बात करें तो खान खोदने और सुरंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है आरडीएक्स। आरडीएक्स भाई, आरडीएक्स की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन। ठीक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन इसका फुल फॉर्म बनता है आरडीएक्स का। सॉरी, इसका रासायनिक नाम है आरडीएक्स का। ठीक है। खोजकर्ता थे हेंस हेनिंग 1899 ईस्वी में। अन्य नाम की बात करें तो साइक्लोनाइट, यूएसए में इसको साइक्लोनाइट से कहते हैं, जर्मनी में इसको हेक्सोजन कहते हैं, इटली में इसे T4 कहते हैं और C4 इसका भी अन्य नाम है। इतने सारे नाम हैं आरडीएक्स के। प्रवर्धन की बात करें तो पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल और पॉलीयूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ आरडीएक्स मिलाकर प्लास्टिक बॉडेड विस्फोटों का निर्माण किया जाता है। तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक की ऊष्मा जो होती है वो 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इससे निकलती है। ठीक है। अगला बात करते हैं गन कॉटन की। गन कॉटन का संश्लेषण जो है रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा करते हैं। खोजकर्ता थे CF सायन बीन 1846 ईस्वी में। महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें। तो ईंधन के दहन से उत्पन्न जो गैसें मेन वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ईंधन के अपूर्ण दहन अगर होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डीजल और कोयले के दहन से निकलता है। ठीक है। ईंधन की बात करें तो कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है और प्रोपेन है। परिभाषा की बात करें तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल या मिट्टी के तेल आदि होते हैं। अच्छे ईंधन के गुण क्या क्या है तो सहज उपलब्धता हो, सस्ती कीमत, अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति, जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ न छूटना, ये सारे अच्छे ईंधन के गुण होते हैं। ईंधन की दक्षता या ऊष्मीय मान की बात करें तो एक ईंधन के 1 किलोग्राम से पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जो ईंधन की दक्षता है उसमें मान की लाती है। उसमें मान के मात्रक की बात करें किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान की बात करें तो गोबर के उपले में 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम जो ऊष्मा निकलती है। लकड़ी जो है 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम ऊष्मा प्राप्त होती है। कोयले के ईंधन से 25000 से 33000, पेट्रोल के ईंधन से 45000, मिट्टी के तेल से 45000, डीजल के तेल से जो है 45000, मीथेन से 50000, CNG से 50000, LPG से 55000, जैव गैस से 35000 से 40000 और हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम निकलता है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो परिभाषा में सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होने वाले कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जैसे ईंधन होते हैं। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होते हैं। ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले कोयला की संरचना जो होती है वो कार्बन की होती है। ठीक है। कार्बनिकरण, मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन हो जाना। अन्य नाम इसको काला सोना भी कहा जाता है। कालो उत्पाद की बात करें तो कोक और एवं कोलतार से उत्पाद होता है। ठीक है। कोक की बात करते हैं। कोक लगभग कार्बन का शुद्ध रूप होता है। इसके गुण जो है कठोर, सरंध्र एवं काला पदार्थ होता है। उपयोग की बात करें तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग है। कोलतार क्या होता है? कोलतार जो है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। गुण की बात करें तो अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। उपयोग की बात करते हैं तो संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम का अन्य नाम है पारंपरिक तेल या हल्का तेल। स्रोत की बात करें समुद्र की तली या भूमि पर भू प्रॉपर्टी में की गहराई में पाई जाती है। पेट्रोलियम के घटक की बात करें तो गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, तेल, नेफ्था, ग्रीस, मोम, एस्फाल्ट आदि पेट्रोलियम के घटक होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो
ईंधन के रूप में, पीड़क नाशकों के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, कृत्रिम रेशों के रूप में, पेंट एवं औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम कोयला गैस। कोल गैस जो है इसकी संश्लेषण प्रक्रिया जो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय निर्मित होता है। उपयोगिता जो है उद्योगों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कोयले की प्रकार की बात करें तो एक होता है पीट कोयला, निम्न श्रेणी का एक कोयला होता है, जल की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, लिग्नाइट जो होता है वो भूरा कोयला होता है, सबसे कम उष्मा होती है। सब बिटुमिनस और बिटुमिनस जो होता है सॉफ्ट कोयला होता है। एक होता है एंथ्रासाइट जो कि कठोर कोयला होता है, इसमें सर्वाधिक उष्मा होती है, सबसे उच्चतम वाला कोयला होता है, उच्चतम श्रेणी वाला एंथ्रासाइट। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस में गैसीय हाइड्रोकार्बनों एवं अन्य गैसों का मिश्रण होता है। स्रोत की बात करें तो पेट्रोलियम के तेल, कूप एवं प्राकृतिक दरारें होती हैं। प्रमुख घटक इसमें मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन, कार्बन यौगिकों के निर्माण में इसका किया जाता है। एलपीजी प्राकृतिक गैस से प्रोटेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण जो होता है उसे एलपीजी कहते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका नाम होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे जैव संरक्षण के बारे में। खाद्य संरक्षण, पोषण एवं औषधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम खाद्य संरक्षण की बात करेंगे। तो उसको मेथड जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। फ्रीजिंग, साल्टिंग, पिकलिंग, ड्राइंग और एडिशन ऑफ शुगर। ये इतने 5 प्रकार के जो होते हैं जिससे कि हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान किए जाने को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणुओं की अपक्रिया को रोकना तथा उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अपक्रिया को रोकना। खाद्य परिरक्षक की बात करें तो सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक रसायन जो है वो है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर। ये 2 चीज़ें हैं जो खाद्य परिरक्षक में सहायक रसायन होते हैं। औषधियों की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण में किया जाता है। अब देखिए इसमें औषधियों में जो है पहला आता है ज्वर नाशक यानी कि एंटीपायरेटिक। अब ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल से कहते हैं, पैरासीटामॉल, फिनेसिटीन, ये सारे जो होते हैं ये उच्च ज्वर में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा होता है दर्दनाशक एनाल्जेसिक, ऐसी औषधियाँ जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्र के कुप्रभाव को, दर्द को कम करती हैं। प्रकार की बात करें तो अनिद्राकारी दर्दनाशक जैसे कि एस्पिरिन और पैरासीटामॉल। निद्राकारी पीड़ाहारी, ऐसी औषधियाँ जो निद्रा उत्पन्न करती हैं जैसे कि अफीम उत्पाद जैसे कि मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन। आगे बात करते हैं एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं जैसे कि मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आइडोफार्म, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विसंक्रामक इन्फेक्टेंट। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो ऐसे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट करते हैं। उपयोग की बात करें तो उपकरण, बर्तन, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है? फिनाल का, मेथिल फिनाल का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रशांतक की। प्रशांतक की जो मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में सहायक रसायन जैसे कि रेजर पाइन। स्रोत क्या है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधा से इसे प्राप्त किया जाता है। और बारबीट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिनल व सेकोनल आदि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रशांतक होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं और तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक जो था वो पेनिसिलिन था, वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था और स्रोत था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन थी पेनिसिलिन 1928 ईस्वी में। आगे बात करते हैं बेहोशी कारक यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी औषधियाँ जो सभी प्रकार की कोशिकाओं यानी प्रमुखतः तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करती हैं जैसे कि क्लोरोफार्म। अब प्रमुख खाद्य परिरक्षक की बात करें तो उसमें आता है
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका प्रयोग जो है सॉस, जैम, अचारों का परिरक्षण करते हैं। ठीक है। एपोसाइट से शुष्क फल व मसालों का परिरक्षण करते हैं। सार्विक अम्ल व उसके लवण से ईस्ट तथा फफूंदी को वृद्धि को रोकने हेतु प्रयोग किया था सार्विक अम्ल का प्रयोग। सोडियम बेंजोएट जो है ये मृदु पेयों तथा अम्लीय भोजन का परिरक्षण करते हैं इससे। ठीक है। इसके बाद उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की। तो पौधों के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व जो होते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। अन्य नाम इसको अकार्बनिक खाद कहते हैं। प्रकार की बात करें तो नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर जान लेते हैं। देखिए, उर्वरक जो होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। ठीक है। जबकि खाद जो है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट के पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा डिफरेंट है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब बात करेंगे नाइट्रोजनी उर्वरक की। ठीक है। नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करें तो अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रोटेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक, एमाइड युक्त उर्वरक। भारत में सर्वाधिक उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक जो है वो यूरिया है। ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो अमोनियम सल्फेट में 21% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनामाइड में 21% और यूरिया में 46%। ये इंपॉर्टेंट है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। आगे हम बात करेंगे फास्फेटी उर्वरक की। फास्फेटी उर्वरक की बात करें तो मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट और पॉलीफास्फेट उर्वरक इतने प्रकार के होते हैं। स्रोत जो होता है हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग, चूड़ित रॉक फॉस्फेट, ये सारे आते हैं। ठीक है। इसके बाद फास्फेटी उर्वरकों में प्राप्त फास्फेट कितने परसेंटेज होते हैं, तो देखिए, सुपर फास्फेट में 16 से 47% तक फास्फेट पाए जाते हैं। ठीक है। एमोफॉस में 48% होता है। बेसिक स्लैग में फास्फेट जो है 15 से 25% होता है। हड्डी के चूरे में 20 से 35% होता है। रॉक फॉस्फेट में 25 से 30% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट में 50%, मेटाफॉस्फेट में 64% पाया जाता है फास्फेट। इसके बाद पोटेशियम उर्वरक की बात करते हैं तो मुख्य जो है वो कैनिट और म्यूरेट ऑफ पोटास, 2 चीज़ें होती हैं, 2 उर्वरक होता है। उर्वरक की आवश्यकता कम होती है इसकी। प्यूरिएट ऑफ पोटास जो है पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है, KCl का। ठीक है। इसके बाद पोटेशियम उर्वरकों में पोटास की मात्रा कितनी होती है, तो पोटेशियम क्लोराइड में जो है 48 से 60% पाई जाती है। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनिट में 12 से 16%, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, लकड़ी की राख में 3 से 7%, तंबाकू के डंठल में 4 से 9% पाया जाता है। अब आ जाते हैं विविध। तो विविध में सबसे पहले दिवस एवं तिथि देख लेते हैं। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए, कुष्ठ निवारण दिवस जो हर वर्ष 31 जनवरी को मनाते हैं। विश्व तपेदिक दिवस जो है हर वर्ष 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन दिवस जो है हर वर्ष 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व तपेदिक दिवस जो है 24 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो मनाते हैं 16 सितंबर को। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो कि, और एक है विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो कि 18 नवंबर को मनाते हैं। अब संबंध स्थान देख लेते हैं। तो शिमला जो केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। हैदराबाद में पहला डायनासोरियम स्थित है, डायनोसोरियम। लखनऊ में नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर स्थित है। कलकत्ता में देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। ठीक है। इसके बाद और देखते हैं तो देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान स्थित है। भोपाल की बात करें तो उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोगशाला स्थित है।
हैदराबाद की बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी पल्स स्थित है। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू नेशनल टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट स्थित है। आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट स्थित है। रोम में FAO का मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान स्थित है। ठीक है, कटक की बात करें तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर स्थित है। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स स्थित है। बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो स्थित है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। हासन में जो है इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा स्थित है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे वाराणसी की क्या विशेषता है। तो वाराणसी जो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान है। मुंबई जो इंदिरा गांधी विकास संधान संस्थान है। बेंगलुरु में जो राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक सेंटर स्थित है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि संस्थान स्थित है। कलकत्ता में जो है साइंस सिटी है। हैदराबाद जो है हाईटेक सिटी है। इसके बाद हैदराबाद में जो है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं राष्ट्रीय पोषण संस्थान दोनों स्थित हैं। आगे हम विविध की बात करते हैं। एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्कृष्ट कोयला है। लिग्नाइट जो है निकृष्ट कोयला है। ग्रेफाइट जो है भारी मशीनों के लिए स्नेहक का काम करती है और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। भारी जल यानी D2O जो है परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया जो है अश्रु गैस, लुईस क्षार, जल में आसानी से घुलनशील होती है। ब्रोमीन जो है पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग करते हैं। नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कास्टिक सोडा जो है वो NaOH को कहते हैं। HC यूरी को भारी जल की खोज की थी। ठीक है, वर्षा का पानी जो है पानी का शुद्धतम रूप होता है। निर्लवणीकरण जो है अशुद्ध रूप से शुद्ध जल होता है। क्लोरीन जो है पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्सम साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 होता है। बेकिंग साल्ट जो है NaHCO3 होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्क्रम परासरण जो समुद्री जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग करते हैं। मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध में प्रयोग किया जाता है। मेथेन का जो है छापे खाने की स्याही में बनाने में प्रयोग किया जाता है। इथेफॉन का जो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इथेनॉल का, ठीक है, और एथिलीन का इथेफॉन भी कहते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं फिटकरी जो है स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करने में प्रयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध जो निर्लवणीकरण, उत्क्रम परासरण, क्लोरीन, फिटकरी आदि द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन जो है ये गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे एथिल अल्कोहल जो शक्कर से किण्वन का निर्मित किया जाता है। और हीलियम प्लस ऑक्सीजन जो गोताखोर में प्रयोग सांस लेने के प्रयोग करते हैं। अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील होती है। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक पेट्रोलियम के भंजक के आवेशन से प्राप्त करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे हास्य गैस या निश्चेतक कहते हैं। जीनान जो है स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। कृत्रिम बहुलक जो है नाइलॉन को कहते हैं। हीलियम जो है वायुयान के टायरों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है। बुलेट प्रूफ जो है पॉलीकार्बोनेट और थर्मोप्लास्टिक को कहते हैं। हीलियम जो गुब्बारे में गैस जो भरी होती है। हीलियम जो वायुयान के टायरों में भी भरी होती है। आगे बात करते हैं लैक्टिक एसिड जो है मांसपेशियों में थकान के अनुभव के दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जो शीतल पेय सोडा वाटर होता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। लेड टेट्रा एथिल जो कार के इंजन की नॉन एंटी नॉकिंग की जाती है।
एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम किया जाता है। फ्रियान जो है घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल जो कच्ची चीनी को रंगविहीन करता है। और एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर व बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी। सोडियम थायोसल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड में प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेल जो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपमार्जक का प्रयोग जो शोधन अपकर्ता लोग करते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग गेहूं की उचित हरितमा और उचित विकास में करते हैं। मेथेन प्लस वायु जो है खानों में विस्फोट किया जाता है। आरडीएक्स जो है साइक्लोनाइट हेक्सोजन या T4 इसका अन्य नाम है। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। किडबन जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयोग प्रक्रिया होती है। एमाइड जो यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्यूटेन की बात करें तो ये एलपीजी का मुख्य आधार घटक होता है। CO2 की बात करें तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। मरकप्टेन की बात करें तो एलपीजी की दुर्गंध जो आती है इसी के कारण आती है। एल्थ्रीन की बात करें तो मच्छर और पायरेथ्रम मच्छर को भगाने की यह दवा है। कोल गैस जो है CH4CO और H2 मिलाकर कोल गैस का निर्माण होता है। पोटेशियम साइनाइड जो चूहे मारने का जहर है जिसको जिंक फास्फाइड या रोडेंटिसाइड भी कहते हैं। वाटर गैस जो है CO + H2 होती है। CNG जो है CH4 + CO2 मिली होती है। एल्युमिनियम फास्फाइड जो होती है वो कीटनाशक होता है। इसके बाद गैसों हाल की बात करें तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। क्रुक्स कांच जो है पराबैंगनी कीड़ों की अवशोषण क्षमता को देखती है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड जो है यसद पुष्प भी कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। तो ये था इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, संपूर्ण केमिस्ट्री खत्म GS दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति में। और अब अगला इसका टॉपिक बचा है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, जो कि हम अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि अगला वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके अपलोड हो तो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।